नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये क्राइसिस का सिचुएशन है और इसमें हमको आपकी याद आती है हमेशा। आज का इकोनॉमिक टाइम्स का जो न्यूज़पेपर था, उसकी हेडिंग भी चेंज होके वॉलेटाइल टाइम्स होकर आया है। मतलब मार्केट में Right. इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना पैनिक है कि ये क्या हो रहा है। सिंस अक्टूबर मार्केट गिर ही रहा है, हमेशा रेड में ही नजर आ रहा है पिछले 5 महीनों से। तो लोग बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली देखे जाए कोविड के बाद ज्यादातर लोगों ने इस मार्केट में एंट्री ली है और हमेशा सिर्फ ऊपर ग्रीन में ही अपने पोर्टफोलियो को देखा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो उनका ये पहला फॉल है। तो ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये रीजन क्या है कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है और मार्केट जो है वो गिरता जा रहा है। तो आपसे अच्छा कोई और नहीं होगा समझाने वाला हमको कि ये मार्केट में एक्चुअली अभी हो क्या रहा है। राइट मुक्ता जी। हम ये समझते हैं कि बाजार में एक्चुअली क्या हो रहा है, पर उसके पहले एक बात हमें समझने की जरूरत है। हमारा जहन, हमारा मस्तिष्क हमें धोखा देता है। कैसे धोखा देता है, ध्यान से इस बात को समझेंगे। शहरों में रहते हुए, गांवों में रहते हुए हमें केवल 2,500-3,000 साल हुए हैं। खेती करते हुए हमें केवल 8,000 साल हुए हैं। 3 लाख सालों से हम दुनिया में हैं। इसका मतलब है कि 2,90,000 सालों तक हम जंगल में रहते थे। और मुक्ता जी, जंगल में मृत्यु कहीं से भी आ सकती है, मृत्यु कभी से भी आ सकती है। तो जंगल में हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है सबसे मजबूत, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हर हाल में हमें जिंदा रहना है, क्योंकि हम कभी भी मर सकते हैं, मृत्यु कहीं से भी आ सकती है। इसलिए जितनी भी मानवीय भावनाएं हैं, इसमें सबसे मजबूत भावना अगर कोई है तो वो डर है। मरने का डर। ठीक है। और ये डर अगर एक बार फैल जाए तो बहुत तेजी से सब में फैल जाता है, बहुत कॉन्टेजियस होता है। एक व्यक्ति डरता है तो उसको देख के बाकी सब भी डर सकते हैं। ये हमने 3 लाख सालों से सीखा है। अब दूसरी बात, न्यूरोलॉजिस्ट ने ये इस बात को प्रमाणित किया है एमआरआई मशीन के जरिए कि मरने के डर पर हमारे दिमाग का जो जो हिस्सा काम करता है, वही हिस्सा पैसे के खोने के डर पर भी काम करता है। मतलब प्रमाणित क्या होता है, हम अपने पैसे से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्राणों से प्यार करते हैं। तो अगर बाजार नीचे गिर रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान नजर आ रहा है, तो आप इतना ही डरते हैं जैसे जान जा रही है। तो दिमाग को धोखा देने का मतलब क्या हुआ? हम सभी जानते हैं प्राण चले जाए तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन बाजार नीचे चले जाए तो वापस ऊपर आता है। पहले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी घबराहट है वो लॉजिकल नहीं है, वो तार्किक नहीं है। जो आपकी घबराहट है वो इमोशनल है। दूसरा, आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है। इसको मानना बहुत जरूरी है। मैं इस दुनिया में आया हूं तो अपेक्षा करता हूं कि 70, 80, 90 साल तक जिंदा रहूंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कभी भी नहीं मर सकता हूं। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने दो काम किए। मैं टर्म इंश्योरेंस लेके आया और एसआईपी लेके आया। मेरी पत्नी ने पूछा, आप टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, अगर मैं अचानक मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? फिर वो मेरे से पूछती है कि एसआईपी क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं, अगर मैं नहीं मरा तो। अब देखिए मुक्ता जी, क्या मुझे मालूम है मैं कब मरूंगा? मैं चाहे कल मर जाऊं, उसके लिए मैंने तैयारी की है। मैं 100 साल जीऊं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। यही तो इन्वेस्टिंग है, यही तो पोर्टफोलियो है। आप जब पहले से ही जानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है, बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको दोनों स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस बाजार में घबरा रहा है तो उसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि उसने एसेट एलोकेशन नहीं किया है, मतलब उसने अपने आप को अनिश्चित बाजार के लिए तैयार नहीं किया है। दूसरा कारण यह है कि उसके पास शायद वित्तीय सलाहकार नहीं है। तीसरा कारण यह है कि वो बाजार के इतिहास को नहीं जानता है। उसको ऐसा लगता है कि बाजार करने के बाद वापस ऊपर ही नहीं आता है। उसको बाजार के इतिहास जानने की जरूरत है। चौथा कारण यह है कि वो बाजार की प्रकृति और प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता है। मतलब बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, बाजार कभी भी गिर सकता है। और पांचवा कारण मुक्ता जी ये है कि वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है, रोजाना टीवी देख रहा है और हर दिन बार बार अपने शेयर्स के, म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज और भाव देख रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये करेगा तो बेहद घबराएगा, क्योंकि डर ऐसे ही फैलता है। क्योंकि हमारा जो इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल का, वो हमें इस तरह से प्रभावित करता है। तो पहली बात तो हमें इस समझने की जरूरत है कि अगर आप डर रहे हैं तो उसका कारण आप है, उसका कारण बाजार नहीं है। जब आपने निवेश किया था आप तब भी जानते थे कि बाजार में कभी भी गिरावट आती है। ये जानते हुए भी अगर आप डर रहे हैं तो कारण आप ही है। या तो आपने तैयारी नहीं की है, या आपके अपने भावों पर नियंत्रण नहीं है। पहली बात तो ये है, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात, बाजार में ये क्यों हो रहा है? बाजार में इसके होने के आंतरिक कारण हैं, बाजार में इसके होने के बाहरी कारण हैं। बाजार को गिरना भी बहुत जरूरी है। बाजार गिरना इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे बाजार बढ़ता जाता है, कमजोर और लोभी व्यक्ति भी बाजार में आता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब कमजोर की संख्या बाजार में हिम्मत वालों से ज्यादा हो जाती है, और वो बाजार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जब गिरावट आती है, इसको हम करेक्शन कहते हैं।
राइट, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आंतरिक कारण को समझते हैं। हिंदुस्तान के बाजारों में शिथिलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। और कोविड के पश्चात से ही अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें, निफ्टी का अर्निंग पर शेयर देखें, सेंसेक्स का अर्निंग पर शेयर देखें, कि मुनाफे देखें, वो लगातार बढ़ रहे थे। पिछले 4 वर्षों से कंपनीज के अर्निंग पर शेयर, निफ्टी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 17 से 18 के बीच में बढ़ रहे थे। अचानक से हमने देखा कि पिछले एक क्वार्टर से, सितंबर तिमाही की बात की तिमाही से जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें हमने दो बातें गौर की हैं। पहला, रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे हैं पर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जैसे पहले बढ़ा करते थे। और दूसरा, अर्निंग पर शेयर, जो मुनाफे हैं कंपनियों के, वो भी बढ़ना धीमे हो गए हैं। बाजार, हम सभी जानते हैं कि डिस्काउंट करता है फ्यूचर को, तो बाजार ये मान रहा है कुछ समय तक कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं रहेंगे, उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने होते आए हैं। बाजार ये मान रहा है कि कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगी। बाजार ये मान रहा है कि कंपनियों के प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें निहित है। और वो ये है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट, जब मैं आपसे जीडीपी ग्रोथ रेट की यहाँ पर बात करूंगा तो मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करूंगा। मैं आपसे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात अलग रखूंगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ही कंपनियों के रेवेन्यूज को तय करता है। तो देखा यह जा रहा है कि कंपनियों को जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट में थोड़ी सी कमी आई है। पिछले क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 5.4% रह गई है। ये देश जहां पर हम 7, 7.5% की ग्रोथ देख रहे थे, वो अचानक से 5.5% की ग्रोथ के पास आ रहा है। और ये मान रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ग्रोथ रेट घटकर 6% के आसपास रह जाएगी। अभी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी क्यों हुई है, हम आगे जाके बात करेंगे। ये दूसरा कारण है। तीसरा आंतरिक कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमारा मूड थोड़ा अच्छा नहीं था। हिंदुस्तान के निवेशकों का मूड अच्छा नहीं था। हिंदुस्तान के ग्राहक का मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान का तो देखा यह गया है कि जो अमीर तबका है उसको करों में छूट दी गई थी पुराने बजट्स में। हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है उसको सब्सिडीज के जरिए बाजार के द्वारा मदद की गई थी। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसका टैक्स लगातार बढ़ रहा था और उनकी कर अदायगी बढ़ रही थी। उनका मूड थोड़ा अच्छा नहीं था। अच्छी बात यह है कि इस बजट में ऐसा किया गया है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने थोड़ा फिजिकल राजनीति, जो राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन किया है। चौथा कारण यह है कि आरबीआई ने जो फैसले लिए थे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, वो अभी भी बरकरार है। उन फैसलों में बदलाव नहीं किया था। अभी जाके 15 दिन पहले आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं। आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स 2% से रेपो रेट बढ़ाए थे, वो वापस कम नहीं किए हैं। आरबीआई ने ये तय किया है कि जो लोन लेने की जो लिक्विडिटी है वो टाइट रहेगी। और तीसरा, आरबीआई को 3 दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन दिक्कतों को हम समझते हैं, आगे जाके विस्तार से बात करेंगे। और ये गौर से समझने की बात है। मुक्ता जी, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक के लिए 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, वो ये चाहता है कि उसके देश की करेंसी स्टेबल रहे। दूसरा, वो ये चाहता है कि उस देश की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो स्वतंत्र हो, आजाद हो, वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना करे। और तीसरी, वो बात चाहता है कि दुनिया से जो उनके लेन देन है, करेंसी का जो फ्लो है, कैपिटल फ्लो है, करेंसी का जो आदान प्रदान होता है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल बना रहे। ये तीनों चीजें एक केंद्रीय बैंक चाहता है। लेकिन एक मजेदार चीज बताऊं मैं आपको मुक्ता जी, किसी भी बैंक के लिए तीनों एक साथ पा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गौर से देखें, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को इंडिपेंडेंट रखना चाहती है। उसको चुनौती क्या मिल रही है कि ऐतिहासिक रूप से हमारी बॉन्ड यील्ड में और यूएस की बॉन्ड यील्ड में जो अंतर था वो कम हो गया है। तो क्या ये आरबीआई के ब्याज दरों के नीति को प्रभावित करेगा? दूसरा कारण यह है कि रुपए की स्टेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दुनिया भर के अंदर डॉलर महंगा हो रहा है, दूसरी करेंसीज कमजोर हो रही हैं, रुपया भी कमजोर हो रहा है। तो क्या रुपए को संभालने के लिए आरबीआई कोशिश कर रहा है? और तीसरी चीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अगर रुपए को संभालने की आरबीआई कोशिश करेगा और अगर उसकी मौद्रिक नीति इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम ट्राइलेमा कहते हैं। इसको इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। आरबीआई को यह दुविधा थोड़ी सामने आ रही है। क्यों आ रही है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे विस्तार से बात करेंगे। ये आंतरिक कारण है। अब मैं आता हूं बाहरी कारणों पे। बाहरी कारणों में 3 कारण बड़े मजबूत हैं। और इन 3 कारण, ये 3 कारण क्यों हो रहे हैं उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 3 कारण हैं। डॉलर बेहद मजबूत हो रहा है। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो इसका मतलब है कि इमर्जिंग मार्केट्स परेशानी का सामना करते हैं। क्या क्या परेशानी आती है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। तो डॉलर इस वक्त 109, 108 तक पहुंच गया था। अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूं, कल डॉलर पहली बार पिछले 2 महीने में
107 के, मैं डीएक्सआई एक इंडेक्स की बात कर रहा हूं, उसको डीएक्सवाई इंडेक्स कहते हैं। तो डीएक्सवाई इंडेक्स के अनुसार डॉलर पहली बार पिछले 1 डेढ़ 2 महीने ट्रंप के जीतने के पश्चात 107 के अंदर आया है। एक अच्छी खबर है। डॉलर अगर डीएक्सवाई 105 के अंदर आ जाएगा, ये हमारे लिए बेहद अच्छी खबर होगी। तो पहला कारण यह है कि डॉलर मजबूत हुआ है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी है, उनकी ब्याज दरों में हमारी ब्याज दरों में अंतर कम हुआ है। और तीसरा कारण यह है कि अमेरिका का जो बाजार है, जो स्टॉक मार्केट है, उसका जो रिटर्न है पिछले 1 2 3 साल का डॉलर टर्म्स में, वो हिंदुस्तान के रिटर्न से बहुत ज्यादा है, और इसने विदेशियों को हिंदुस्तान से पैसा निकालने के लिए प्रभावित किया है। और आखिरी में सबसे मजबूत कारण यह है, ट्रंप की नीतियों से ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में आपस में ट्रेड वॉर होगा, और ट्रेड वॉर होने से जो ट्रेड दुनिया के बीच में हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, उसमें कमी आएगी। और उस कमी की वजह से दुनिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट्स प्रभावित होंगी, मांग और पूर्ति प्रभावित होगी। उस डर से भी बाजारों में थोड़ी सी मायूसी है। तो ये चंद कारण हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, जिसकी वजह से बाजार आशंकित है। तो सर जैसे आजकल बड़े वीडियोस चल रहे हैं जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप आर नॉट अ गुड स्पेस नाउ, इधर राइट। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये शायद अब आगे रिटर्न नहीं देने वाले हैं। हाँ। जिस हाँ। वजह से काफी लोग परेशान भी हैं क्योंकि लोग अपनी एसआईपीज रोकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस ये मैसेज पास कर रहे हैं कि अब रिटर्न ही नहीं आएंगे तो आगे इनमें इन्वेस्टमेंट ही क्यों किया जाए। तो आपको राइट। क्या लगता है ये वाले इन्वेस्टमेंट रुकने चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप के? हाँ, देखिए, बात करते हैं कि निवेश किस प्रकार से आप करते हैं, रुकने चाहिए कि नहीं रुकने चाहिए। ये मैं सीधे सीधे सलाह नहीं दे सकता हूं कि ये निहायत ही पर्सनल सवाल है। इसको हम फाइनेंस नहीं कहते हैं, पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। इस वीडियो के जरिए हम नहीं जानते हैं कि सुनने वाले व्यक्ति की वित्तीय स्थिति क्या है। इस वीडियो के जरिए हम ये भी नहीं जानते हैं कि सुनने वाले ने सही एसेट एलोकेशन किया है या नहीं किया है। इस वीडियो के जरिए हम ये भी नहीं जानते हैं कि सुनने वाले व्यक्ति का हॉराइजन क्या है, वो कितने समय तक निवेश करना चाहता है। तो जब तक हम ये तीनों बातें नहीं जानते, हम सटीक सलाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सलाह देता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना निवेश एसआईपी के जरिए लागू रखना चाहिए। अगर आप लमसम निवेश स्मॉल और मिड में कर रहे हैं, तो उसको ठहरने की जरूरत है, आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मुक्ता जी, एक बात बताएं मुझे, जब भी आप बाजार से सामान खरीदती हैं, तो एक बात बताएं कि जो भी भाव आपको कहा जाता है आप उस भाव पे खरीदती हैं, कि थोड़ा सा चिंतन करती है कि जो भाव आपको बताए जा रहे हैं वो खरीदने लायक वैल्यू है कि नहीं है? कैसे आप खरीदारी करते चिंतन हैं? करते हैं कि उसकी वैल्यू सही है कि नहीं है, थोड़ा मोल भाव करते हैं। मोल भाव करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं। अब देखिए, आप जब भी बाजार जाते हैं, जब दुकानदार आपको कीमत बताता है, तो आप ठहरती हैं और सोचती हैं, क्या जो मैं कीमत अदा कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या उस कीमत के अगेंस्ट में मुझे वो वैल्यू मिल रही है? राइट। तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर्स आपको एक रिटर्न देता है, वो रिटर्न आपकी वैल्यू है। उस रिटर्न के लिए आप निवेश कर रहे हैं, और उस रिटर्न के लिए आप कीमत अदा करते हैं। जैसे बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक आपको 5% का ब्याज देता है। तो 5% का ब्याज तब देता है जब आपको 100 रुपए बैंक को देते हैं। बिना 100 रुपए दिए तो बैंक आपको 5 रुपए की कमाई नहीं देगा ना। तो आप देखिए, आप आपको हमेशा ये दिमाग में ये बहस रहती है कि जो मैं कीमत दे रहा हूं और जो मुझे वैल्यू मिल रही है, क्या वो सही है? तो बहुत बार अच्छे फंड मैनेजर्स हमें बार बार सलाह दे रहे थे, पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार सलाह दे रहे थे कि जो स्मॉल और मिड कैप स्पेस है, वो बहुत महंगा हो गया है। उसमें जो रिटर्न की संभावना, रिटर्न मतलब आगे इन कंपनियों की जो भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं हैं, उस ग्रोथ के लिए आप जो आज कीमत अदा कर रहे हैं, वो औसत से, ऐतिहासिक औसत से ज्यादा है। तो इसको हम महंगा वैल्यूएशन कहते हैं, और महंगे वैल्यूएशन की वजह से वो ये हिदायत दे रहे थे कि आपको स्पेस से दूर रहना चाहिए। देखिए मुक्ता जी, दुनिया में कोई नहीं जानता है कि बाजार कहां जाएगा, कल कहां जाएगा, हम नहीं जानते हैं। राइट। एक महान महान इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स, वो मजेदार बात कहते थे, मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट। मतलब आप जब तक सॉल्वेंट रहेंगे, आप जब तक बैंकरप्ट न हो, उससे लंबा बाजार इरेशनल रह सकता है। बाजार लंबे समय तक इरेशनल रह सकता है, बाजार लंबे समय तक ऊपर जा सकता है, बाजार लंबे समय तक नीचे रह जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप निवेश करते रहें या निवेश ना करें। आपको अपने स्तर पर चिंतन करना ही होगा कि जो मैं कीमत अदा कर रहा हूं, वो मैं ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं। इसको वैल्यूएशंस कहते हैं। तो एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा सही वैल्यूएशन पर निवेश करने की सलाह देता है, और इसीलिए माना जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो हैं, वो हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे हैं। इसलिए सलाह दी गई। तो क्या इसका ये मतलब है इस पर निवेश रोक दें? इसमें आप निवेश जरूर रोक दें, क्योंकि ये महंगा मिल रहा है। कौन सा निवेश रोक दें? जो आप लमसम कर रहे हैं। पर जो एसआईपी कर रहे हैं, उसमें रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी, अगर ये वैल्यूएशन करेक्ट होते हैं और बाजार नीचे आता है, इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती चली जाएंगी। हाँ, स्मॉल और मिड कैप की एसआईपी लंबी चलनी चाहिए।
15 18 20 साल तक चलनी चाहिए। ठीक है, उसके पहले आपको नहीं मिलना चाहिए। और मेरी सलाह यही होगी कि इसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्मॉल कैप मिड कैप की एसआईपीस को जारी रख सकते हैं। खूबसूरत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं क्यों आपको स्मॉल कैप मिड कैप में आपको निवेश करने से मना किया जा रहा है। गौर से मेरी बात सुनने की जरूरत है, थोड़ा लंबा जवाब जाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में मंदी आ चुकी है। तकनीकी रूप से मंदी तब कहते हैं जब उसके इंडेक्स में 20% की गिरावट आती है। कल तक मैंने देखा है कि जो स्मॉल कैप है उसमें 22 से 23% की गिरावट हो चुकी है, मतलब स्मॉल कैप मंदी में है। मिड कैप की गिरावट 19% हो चुकी है, मतलब एक और परसेंट गिरावट के बाद तकनीकी रूप से मिड कैप भी मंदी में आ जाएगा। आप जानती हैं मुक्ता जी, अभिषेक आप भी ध्यान से इस बात को जानते होंगे, आपने भी अनुभव इस बाजार में लिया है कि ये जो बाजार है इसमें जब भी मंदी आती है तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो उस भाव को दोबारा कभी नहीं देखते जिस भाव पे वो आज हैं। कभी नहीं देखते हैं। हमेशा के लिए उनका भाव कम हो जाता है। आप 2000 की मंदी देख लीजिए, 1992 की मंदी देख लीजिए, 2000 की मंदी देख लीजिए, 2008 की मंदी देख लीजिए, आपको बहुत से ऐसे शेयर्स मिलेंगे जो दोबारा कभी उन भावों को नहीं देखते हैं जिन भावों में आपने खरीदा है। इसका मतलब आपका पैसा शेयर्स में डूब सकता है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, ये जो शेयर है ना, कंपनी है ना, इस शरीर के जैसा। हर शरीर जो दुनिया में आई है खत्म हो जाएगा एक दिन। हर कंपनी जो दुनिया में आई एक दिन खत्म हो जाएगी। कंपनी नश्वर होती है, कभी भी खत्म होती है। स्मॉल कैप कंपनीज खत्म हो सकती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज बर्बाद हो सकती है, स्मॉल कैप शेयर सदा के लिए बाजार से डिलिस्ट हो सकते हैं, स्मॉल कैप शेयर सदा के लिए आपका पैसा डुबा सकते हैं। लेकिन क्या आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐसा देखा है? इंडेक्स कभी बंद नहीं होता है मुक्ता जी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडेक्स कमजोर कंपनी को छोड़ देता है और नई कंपनी को पकड़ लेता है। ये आत्मा के जैसे है। आत्मा अजर अमर क्यों है? क्योंकि कमजोर शरीर को पकड़ती है और नई में प्रवेश करती है। ठीक ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। मेरा 30 साल का अनुभव ये कहता है, शेयर तो जीरो हो सकता है, शेयर तो डिलिस्ट हो सकता है, लेकिन एक सही तरह से रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए म्यूचुअल फंड्स अगर सही तरह से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और जो आपको फैक्टशीट के जरिए मालूम चलता रहता है, तो इस बात की संभावना लगभग शून्य है कि वो शेयर के जैसे जीरो हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, आपने सही एसेट एलोकेशन किया हुआ है, आपके पास वित्तीय सलाहकार हैं, आप वैल्यू और प्राइस के फर्क को समझते हैं और हिंदुस्तान की प्रगति में आस्था और विश्वास रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपकी एसआईपी जारी रहनी चाहिए। सर मेरे दो सवाल हैं जो हाँ। एक यंगस्टर्स के हिसाब से हैं। जो जितने भी आजकल यंगस्टर्स आफ्टर कोविड, आपने हम्म। देखा होगा हर बच्चा डीमेट में ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, बेच रहा है, एफ में जा रहा है। पर फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स ऐसा हो रहा है कि दे आर लूजिंग मनी। वो राइट एवरेजिंग राइट भी कर रहे हैं बट वो पैसा लूज कर रहे हैं, तो दे आर राइट पैनिक कि भाई हमें क्या करना चाहिए। राइट दूसरा मेरा राइट। क्वेश्चन है सर, देखिए जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, सम हम्म इन्वेस्टर आस्किंग कि यार अभिषेक गोल्ड लेना चाहिए क्या? आप हम्म गोल्ड ले लें क्या? गोल्ड इन्वेस्टमेंट असेट क्लास है, पर अब ले क्या? तो ये दो हम्म। क्वेश्चन है जो प्लीज उनके आंसर दीजिए। राइट। देखिए, गोल्ड अब लें क्या? गोल्ड के अंदर एक बड़ी मुश्किल काम है कि गोल्ड आपको कुछ कमा के वापस नहीं देता है, तो गोल्ड के अंदर वो वैल्यू और प्राइस का रिश्ता तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कहना कि गोल्ड अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब देना बड़ी भारी मुश्किल में डालता है। अगर एक कोई बात हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया में हर चीज औसत की तरफ आती है, औसत से दूर नहीं भागती है। इसको हम मीन टू रिविजन कहते हैं। तो मीन टू रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मेरा मन ये कहता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको नहीं लेना चाहिए। पर क्या आपको ऐसा करना चाहिए? तर्क ये नहीं कहता है। गोल्ड क्यों लोग लेना चाहते हैं? गोल्ड इसलिए लेना चाहते हैं, उसके दो कारण हैं। गोल्ड ने रिसेंसी बायस है, रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इनकी डॉलर में आस्था कम हुई है। डॉलर रिजर्व के रूप में कम हुआ है, गोल्ड रिजर्व के रूप में बढ़ रहा है, तो गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि अमेरिका की सरकार पर कर्जा बहुत बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि अमेरिका की सरकार के बजट में डेफिसिट बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि अमेरिका डॉलर की छपाई बहुत ज्यादा कर रहा है। देखा जा रहा है कि डॉलर अमेरिका दुनिया में उतना मजबूत राष्ट्र नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि थ्योरी के रूप में, तकनीकी रूप से डॉलर की मजबूती वो नहीं होनी चाहिए जैसा डॉलर है। माना यह जा रहा है कि दुनिया डॉलर का विकल्प ढूंढना चाहती है, इसको डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। देखा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि अमेरिका डॉलर को वेपनाइजेशन, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या दुनिया के अंदर ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि वो डॉलर का विकल्प खुद सकते हैं? मुझे नहीं मालूम है। पर ये चंद कारण हैं जिनकी वजह से डॉलर में वो वैल्यू नहीं है जो दिखाई दे रही है। बहुत से लोग अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं और वो सोना खरीद रहे हैं। तो जब तक दुनिया में कुछ लोग
डॉलर के भविष्य पे प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। जब तक दुनिया में कुछ लोग ये मानते रहेंगे कि डॉलर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो डॉलर की वैल्यू है, जब तक दुनिया में कुछ लोग ये मानते रहेंगे कि जब भी किसी की सप्लाई बढ़ती है कीमत कम होनी चाहिए, जो डॉलर के साथ हो रहा है कि सप्लाई बढ़ने के बाद भी कीमत कम नहीं हो रही है, एक न एक दिन उसकी कीमत कम होगी, वो सोना खरीद रहे हैं। जब तक ये डर दुनिया में रहेगा, मुझे लगता है कि जो सोना है वो प्रासंगिक रहेगा, रेलेवेंट रहेगा और लोग खरीदते रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सोने से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आपने सोना खरीदा है तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में उसको बना के रखिए। क्वेश्चन जो था वो कि जो अब पहला यंगस्टर, प्रश्न आपका था, पहला प्रश्न आपको हाँ, युवाओं का था। मेरी बात सुनने में बहुत दर्शकों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं संकोच नहीं है, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सच है। अभिषेक जी, जब बाजार 4 साल से बढ़ रहा था ना, तब भी युवा निवेशक नहीं कमा रहा था। हिंदुस्तान में 17-18 करोड़ के डीमेट अकाउंट है। कोविड से पहले तो केवल 3 करोड़ डीमेट अकाउंट ही थे। इसका मतलब 15 करोड़ डीमेट अकाउंट तो कोविड के बाद खुले हैं। ये सब नए लोग हैं, इन लोगों ने बाजार बढ़ते देखा है। पर सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है? जितने भी युवा डेरिवेटिव्स में आए हैं, 93% लोगों को नुकसान हुआ है। जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, 80% लोगों को नुकसान हुआ है। जो कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो 70% को नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो उनको तब भी हो रहा था जब बाजार बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो क्यों निवेश कर रहे थे? क्योंकि कुछ लोग नजर आते थे जिनको फायदा हो रहा है। और वो जो लोग नजर आते थे जिनको फायदा हो रहा है, उनको ऐसा लगता था अगर वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, और वो बाजार में बिना सोचे समझे निवेश कर रहे थे। ये बड़ी दुखद भरी कहानी है, पर यही कहानी है। अब वो क्यों घबरा रहा है? क्योंकि अब ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में कमाने वाले लोग जो 5-7% थे वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबको नुकसान हो रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि डर कॉन्टेजियस होता है, जबरदस्त फैलता है, इसलिए उनके अंदर ये डर फैल रहा है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ये बाजार है, इसमें आपको बाजार को समझने की जरूरत नहीं है। पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आपको अपने पैसे से रिश्ता क्या है उसको समझने की जरूरत है। क्या आपने सही नियोजन किया है इसको समझने की जरूरत है। क्या आपने सही एसेट एलोकेशन किया उसको समझने की जरूरत है, और उसके बाद निवेश करने की जरूरत है। डीआईवाई आपको एक्साइटमेंट दे सकता है, खुद निवेश करना आपको एक जोश से भर सकता है, पर आप पता तो करें, आंकड़े तो देखें, कितने लोग डीआईवाई करने वाले हैं जो कि कामयाब हुए हैं। इस इस बाजार में 30 साल का अनुभव, किसी को अच्छा लगे ना लगे, निचोड़ के साथ कहना चाहता हूं, बेनतहा दौलत उसी ने बनाई है जो लंबे समय तक निवेशित रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेशित नहीं रहेंगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। कंपाउंडिंग नहीं होगी तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी जो आपको मुक्त करती है, मोक्ष देती है, इतनी वेल्थ कि जो आप बिना कुछ काम की जिंदगी निकाल सकते हैं। वेल्थ कभी नहीं बनेगी अगर आपने कंपाउंडिंग नहीं की है। आप जल्दी कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो कमाना तो छोड़िए, खोने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये युवा को समझने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के जरिए युवाओं को चुनौती देना चाहता हूं, मुझे आंकड़े तो दिखाइए कि ज्यादातर सीधे निवेश करने वाले युवाओं ने पैसा बनाया है। ज्यादातर ने पैसा बनाया है, एक आदमी ने पैसा बनाया, दो आदमी ने पैसा बनाया, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं। क्या एवरेज सब लोग चढ़ सकते हैं? 99% आबादी तो शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि वो पहाड़ों पर चढ़ सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई एवरेस्ट पे चढ़ा है तो मैं भी चढ़ सकता हूं। हमें वो नहीं करना है जो एक आध दो आदमी ने करके दिखाया है, हमें वो करना है जो सबने किया है। हम चाहते हैं कि सभी लोग पैसा बनाएं, हम चाहते हैं कि सभी के सपने पूरे हों, हम चाहते हैं कि सभी वित्तीय आजादी को प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि सभी लोग फाइनेंशियल वरीज से बाहर आ जाएं। ऐसा हमें स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें हर कोई कामयाब हो सकता है। हमें ऐसी रणनीति नहीं चाहिए जिसमें कि लाख में से एक आदमी कामयाब हो सकता है या समाज में 2-3% लोग कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मेरी विनती होगी कि सीधे निवेश न करके म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें, वो सबसे अच्छी रणनीति है। और वित्तीय सलाहकार जरूर रखें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर अभी जो मार्केट गिर रहा है तो हम्म। ये कितना और गिरेगा और कब तक गिरेगा? ओह, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये, कितना और गिरेगा? ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी। ये क्षमता तो किसी दुनिया में नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि बाजार कब तक गिरता रहेगा, उससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए। राइट, वो नहीं जानता है कि बाजार कब तक गिरता रहेगा। और उसके कहने के बाद अगर उसकी भविष्यवाणी सही साबित हो जाती है तो वो भविष्यवाणी नहीं है, वो सही इसलिए साबित हुआ है कि वो लकी है। ऐसा नहीं कि हर बार वो सही बात कह पाएगा। तो पहली चीज, उन लोगों से दूर रहिए जो ये कहता है कि बाजार कब तक गिरेगा। हाँ, बाजार कब तक गिर सकता है, इंडिकेटर्स में आपको बता सकता हूं। और इन इन घटनाओं के घटने से पहले ही बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा। सरकार ने एक बहुत खूबसूरत काम किया है इस बजट के अंदर, कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि मेरे भरोसे मत रहना। सरकार ने बजट की साइज को नहीं बढ़ाया है। सरकार ने रियायत दी है, टैक्स में रियायत दी है मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग का मूड अच्छा है। मध्यम वर्ग के हाथ में 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आएगा।
मध्यम वर्ग ये 1 लाख करोड़ रुपया बचा भी सकता है, खर्च भी कर सकता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के समाज में जो रहा है उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि लोग खर्च ज्यादा करेंगे। जब लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा व्यापारी को निवेश करने के लिए। व्यापारी को जब प्रोत्साहन मिलेगा निवेश करने के लिए तो वो निवेश ज्यादा करेगा। वो निवेश ज्यादा करेगा तो रोजगार ज्यादा उत्पन्न होंगे। और शनि शनि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो कम हो गई थी वो पुनः पटरी की तरफ लौट आएगी। हमें ये सोचने की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये है कि आप ध्यान से देखें कि आने वाले तिमाही में कंपनियों के रेवेन्यूज के साथ में क्या होता है। ये आंतरिक बात कर रहा हूं। दूसरी बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आरबीआई ने शायद रुपए को संभालने के चक्कर में डॉलर बहुत बेचा है। आरबीआई जब डॉलर बेचती है तो रुपया उसको मिलता है। जो भी पैसा रुपया आरबीआई के पास चला जाता है वो इकोनॉमी से बाहर चला जाता है। वो टाइट लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। तो इस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी में पिछले 3-4 महीनों से टाइट लिक्विडिटी बनी हुई है। और जब टाइट लिक्विडिटी बनी रहती है तो समाज में सर्कुलेशन थोड़ा पैसे का कम होता है और लोग उधार लेने के लिए पैसा कम मिलता है। तीसरा कारण यह है कि आरबीआई का ये मानना है कि बहुत से लोगों ने बहुत उधार लेके पैसा खर्च किया है। हमारा पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आरबीआई थोड़ा सावधान हुआ है और उसने बैंकों के द्वारा आसानी से लोन मिलने की उपलब्धता पे थोड़ी सी रोक लगाई है। क्या आरबीआई उस नीति से बाहर आएगा? एक तीसरी चीज है। चौथी चीज जय जी बहुत इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त अगर आप 3 महीने का सरकारी बॉन्ड खरीदती हैं, कल तक उसका यील्ड था 6.6%। और अगर आप 10 साल का सरकारी बॉन्ड खरीदती हैं तो उसका यील्ड है 6.79%। आप देखिए 3 महीने का 6.6%, 10 साल का 6.79%, फर्क ही नहीं है। और जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एक ही होते हैं तो बैंकों को लंबा लोन देने की इच्छा नहीं होती है। और आरबीआई ने 6.25% का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दे रखा है। इसका मतलब अगर कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता है तो आरबीआई को पैसा देके 6.25% कमा सकता है। तो ऐसे में बैंक को लोन देने की इच्छा नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि जो फ्लैट यील्ड कर्व है ये जब भी अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी मतलब आरबीआई अंतर को बढ़ा देगा। आरबीआई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स के बीच के अंतर को कम कर दे। इंटरेस्ट रेट नहीं, बॉन्ड यील्ड के अंतर को कम करने में सक्षम होगा। आप देखेंगे हमारे बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे यहाँ पर रौनक लौट आएगी। तो 4 चीजें मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार ने अपना काम कर दिया है। आरबीआई फ्लैट यील्ड कर्व से अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का निर्माण करता है। डॉलर 105 के अंदर आ जाता है। और जो अमेरिका का जो जो बॉन्ड यील्ड्स है जो इस वक्त 4.5% है वो नीचे गिरना शुरू होती है, 4% के अंदर आ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के बाजारों में पुनः रौनक आना शुरू हो जाएगी। एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका के बाजार बहुत महंगे हैं। इतने महंगे बाजार हैं कि लंबे समय तक उस स्तर पर नहीं रह सकते हैं। वो या तो टाइम करेक्शन में जाने वाले हैं या प्राइस करेक्शन में जाने वाले हैं। कब जाएंगे मैं नहीं कह सकता, पर जरूर जाएंगे ये जरूर कह सकता हूं। वो घटना घटने के बाद भी आप देखेंगे कि बाजारों में रौनक लौटेगी क्योंकि एफआई लौट के वापस आएंगे। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं जया जी, अभिषेक जी आपको भी कह रहा हूं, मुक्ता जी आप भी ध्यान से सुने। लोग चिंता कर रहे हैं कि विदेशी जा रहे हैं, ये मेरी चिंता है ही नहीं। मेरी चिंता यह है कि वो वापस कब आएगा। और जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 4 चीजें होते ही वापस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स कम होना शुरू होंगी, कम होना शुरू होंगे और क्यों होंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की सरकार पे कर्जा बहुत ज्यादा है। अमेरिका के बजट में घाटा बहुत ज्यादा है। अमेरिकन लोग लोन लेके खर्च करते हैं। अमेरिकन कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं अगर वहां पर लंबे समय तक ब्याज दरें ज्यादा रहेंगी। अमेरिका हर हाल में कोशिश करेगा कि उनके ब्याज दरें कम हो। तो जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी, उनके इक्विटी बाजार ने जो बेनतहा बेहतरीन रिटर्न दिया है वो रिटर्न ऐसा लंबा चल नहीं सकता है। और डॉलर जैसे ही 105 के अंदर आना शुरू हो जाएगा, विदेशी पुनः हमारे देश में आना शुरू करेंगे। चिंता ये मत कीजिए कि विदेशी जा रहा है, चिंता ये कीजिए कि जब विदेशी वापस आना शुरू होगा तो ये बाजार में क्या होगा। क्योंकि आप तो पहले से ही बाजार में निवेश करना चाहते हैं, राइट। हमें ये समझने की जरूरत है। बस दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। और ये कमी तब तक दूर नहीं होगी जब तक आरबीआई और सरकार मिलकर पॉलिसी पुश ना करें। ये पॉलिसी पुश ही हमें इस जीडीपी की मंदी से बाहर, मंदी नहीं है, जीडीपी की लो ग्रोथ रेट से बाहर निकालेगा। हिंदुस्तान की लो जीडीपी ग्रोथ रेट पुनः जब पटरी पर आ जाएगी उसके बाद आप देखेंगे बाजार आपको वही आपकी इच्छा पूरी करेगा, वैसी रौनक आपको नजर आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं जय मुक्ता जी की बाजार में गिरावट आती है। बाजार कल बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, मैं नहीं जानता।
ये मुकद्दर की बात है, बढ़ेगा जरूर, ये आप और मैं भी जानते हैं। तो बाजार आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, ये मुकद्दर की बात है। हम इंतजार ना करें, ये तो गलत बात है ना। आपको सिर्फ इंतजार करना है, बस आपको सही एसेट एलोकेशन करना है, आपको सही पोर्टफोलियो बनाना है। आपको चिंता नहीं होगी, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हर स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। थैंक यू सो मच सर। आपकी आपने जो बातें बताई है उससे आई थिंक वो जो पैनिक और डर हमारे इन्वेस्टर्स और ऑडियंस के बीच में है वो थोड़ा थमेगा। राइट। और बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, उसके बाद दोबारा आपने मौका दिया, अर्शप्रद ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप डर रहे हैं, अगर आप घबरा रहे हैं, तो उसके 5 कारण हैं। आपने एसेट एलोकेशन नहीं किया है, आपके पास वित्तीय सलाहकार नहीं है, आप बाजार के इतिहास को नहीं जानते हैं, आप बाजार की प्रकृति को स्वीकार नहीं करते, बाजार की प्रकृति से नहीं, स्वयं की प्रकृति से निवेश करते हैं। और आखिरी, आप रोजाना टीवी देखते हैं, बार बार भावों को देखते हैं। ये ऐसा करेंगे तो मन व्यथित रहेगा, और व्यथित मन, चिंतित मन जो शांत नहीं है मुक्ता जी, वो कहीं कभी भी सही निर्णय ले ही नहीं सकता। सही निर्णय आप तभी ले पाएंगे जब चित्त शांत होगा, और चित्त शांत नहीं है तो हर अर्जुन को अपना कृष्ण ढूंढना ही होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।